देखिए बेटा, आज हम लोग मुस्लिम विधि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यौवनावस्था का विकल्प यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पर डिस्कस करेंगे। इस ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के और भी नाम हैं, जैसे इसको अरबी भाषा में खयार उल बुलुग कहा जाता है। खयार उल बुलुग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ख्याल नहीं, खयार उल बुलुग है। इसी को यौवनावस्था का विकल्प भी कहा जाता है। इसी को यौवना गम का विकल्प भी कहा जाता है। इसी को वयस्कता का विकल्प भी कहा जाता है। आप कहेंगे कि सर इसको वयस्कता का विकल्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा देखिए, मुशम्मात अतिका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1916 प्रिवी काउंसिल का जो मुकदमा है, वो मुसलमान भाइयों के यहाँ 3 बिंदुओं पर लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि मैरिज है, डावर है, डाइवोर्स है, इन 3 चीजों पर मुसलमान भाइयों के यहाँ जो जो वयस्कता की उम्र है वो वही है जो यौवनावस्था की उम्र है, यानी 15 साल है। इन तीनों चीजों के लिए मुस्लिम्स के यहाँ वयस्कता की उम्र 15 साल ही है, यानी 15 वर्ष में ही वो विवाह के लिए, डावर के लिए और डाइवोर्स के लिए वयस्क मान लिए जाते हैं। इसीलिए इसको वयस्कता का विकल्प भी कहा जाता है। अब देखिए बेटा, ये तो इसके नाम हो गए। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तात्पर्य, तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का तात्पर्य क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है युवा हो जाने पर, यानी एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त कर लेने पर विवाह के मामले में प्राप्त होने वाला विकल्प। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी मुस्लिम लड़के की शादी या मुस्लिम लड़की की शादी उसके संरक्षकों द्वारा 15 वर्ष के पहले ही करा दी जाती है, तो जब वो 15 वर्ष का हो जाता है तब उसको अपने विवाह को स्वीकार करने या फिर विवाह को इनकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और उसका यह अधिकार 18 वर्ष तक बना रहता है। उसके इसी अधिकार को यौवनावस्था का विकल्प कहा जाता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, खयार उल बुलुग कहा जाता है। ये हुआ इसका तात्पर्य। अब देखिए, हमने बातों बातों में बता तो दिया, लेकिन दूसरी हेडिंग हम लोग लेंगे स्वीकार करना। स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना। तो स्वीकार करना या अनुमोदित करना, ये लेंगे। अनुमोदित करना, स्वीकार करना या अनुमोदित करना, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी एक्सेप्ट और अप्रूव। एक्सेप्ट और अप्रूव, ठीक है, इसकी अंग्रेजी ये हो जाएगी। तो अब मान लीजिए कि किसी बच्चे की या किसी बच्ची की शादी उसके गार्जियन ने 15 साल के पहले ही करा दिया, तो जब वो बच्चा 15 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, तब अगर वह अपने विवाह को स्वीकार करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको अप्रूव करता है कि हाँ, हमारे गार्जियंस ने जो हमारे जीवन का फैसला लिया वो हमें स्वीकार है, तब इसका प्रभाव क्या होगा? तब इसका प्रभाव ये होगा कि जिस दिन मैरिज परफॉर्म कराई गई थी, संरक्षकों के द्वारा जिस दिन मैरिज परफॉर्म कराई गई थी, उसी दिन से ये मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड मान ली जाएगी। उसी दिन से वैलिड मान ली जाएगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का जो प्रभाव होता है वो भूतलक्षी होता है, रिट्रोस्पेक्टिव होता है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बारे में अब जो तीसरी हेडिंग लेंगे हम, वो क्या है? इनकार करना। इनकार करना, तीसरी हेडिंग हो जाएगी इनकार करना। इनकार कर, अब मान लीजिए कि किसी बच्चे की शादी जो है
वो उसके गार्जियंस ने 15 साल उसकी उम्र होने के पहले ही करा दिया। इनकार करना, इसके लिए एक सेट वर्ड है, निराकृत करना। इनकार करना या निराकृत करना। निराकृत करना का मतलब होता है निधन आकृत, यानी रिपुडिएट। यानी जब वो मना करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसके विवाह ने आकार लिया ही नहीं। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिनाई। डिनाई आर रिपुडिएट। रिपुडिएट। अब देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है वो 15 साल के पहले ही उसके गार्जियंस ने शादी कराई और बच्चा जो है वो 15 साल का हो गया, ठीक है ना। तो जब 15 साल का हो गया और उसने उस विवाह से डिनाई कर दिया, उसको रिपुडिएट कर दिया, उसको मना कर दिया कि हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं, तब इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि शादी जिस दिन कराई गई थी उसी दिन से ये शादी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में चाहे वो शादी को स्वीकार करे चाहे शादी से इनकार करे, दोनों का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव होता है, दोनों का रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट होता है। इस सिलसिले में ये शॉर्ट नोट्स में आता है। इस सिलसिले में जो अगली हेडिंग हम लोगों को लेना चाहिए वो अगली हेडिंग है बना रहना। बना रहना यानी कायम रहना। तो देखिए, जो बना रहना या कायम रहना कब तक बना रहता है? ये अधिकार 15 साल का होने पर तो प्राप्त होता है, लेकिन बना कब तक रहता है? तो बना रहना या इसी को बोलते हैं कायम रहना। कायम रहना, इसकी अंग्रेजी होती है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस। तो बेटा देखिए, हमने बातों बातों में आपको बताया भी, क्या बताया? 15 साल के पहले उस बच्चे की या बच्ची की शादी हुई है। जब वो 15 साल का हो जाता है तब उसको यह अधिकार प्राप्त होता है, वह अपने विवाह को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है। तो 15 साल का होने पर तो उसको यह अधिकार मिलता है। 15 साल के पहले मैरिज कराई गई है तो 15 साल होने पर उसको यह अधिकार मिलता है। अब सवाल इस बात का है कि उसका यह अधिकार कब तक बना रहता है? तो उसका यह अधिकार 18 साल तक बना रहता है। 18 वर्ष तक परसिस्ट करता रहता है। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको जानना है। जैसे जो हस्बैंड है वो 15 साल का होने के पश्चात यदि यदि अपनी पत्नी से सहवास कर देता है या अपनी पत्नी को डावर दे देता है या एक बार अप्रूव कर लेता है कि हाँ हाँ हमारे गार्जियंस ने जो हमारी शादी कराई है उससे हम सहमत हैं, हमको ये विवाह मान्य है, तो हस्बैंड का खत्म हो जाएगा। अगर हस्बैंड ने 15 साल होने पर अपनी पत्नी से बॉडली रिलेशन बनाया तो हस्बैंड का तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वाइफ का यह अधिकार किसी भी स्थिति में 18 वर्ष तक बना रहता है। अधिकतर विद्वानों का, अधिकतर विधिशास्त्रियों का यही कहना है। तो बना रहना के बाद अगली हेडिंग हम लोग लेंगे संरक्षक। अगली हेडिंग हम लोग लेंगे संरक्षक। तो अगली हेडिंग आपकी जो पांचवी हेडिंग बनेगी, पांचवी हेडिंग है संरक्षक। तो अब सवाल इस बात का है कि किस संरक्षक के द्वारा शादी कराई जाए, यानी किस गार्जियन के द्वारा शादी कराई जाए? गार्जियन। तब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मिलेगा। इसका उत्तर ये है कि हस्बैंड को ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी तब मिलता है जब उसके फादर या ग्रैंडफादर के अलावा किसी ने शादी कराई। फादर या ग्रैंडफादर के अलावा किसी ने शादी कराई हो उसकी 15 साल के पहले, तभी उसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मिलता है। या फिर फादर ने ही कराई है और ग्रैंडफादर ने कराई है लेकिन उन लोगों ने कपट करके उसका विवाह कराया है या फिर उपेक्षा पूर्वक उसका विवाह कराया है,
तब तो हस्बैंड को ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी फादर द्वारा और ग्रैंडफादर द्वारा शादी कराने में भी मिल जाएगा। लेकिन जो वाइफ है, वाइफ के मामले में ये कहा जाता है कि इसकी शादी चाहे जिसने कराया, चाहे फादर ने कराया हो, चाहे ग्रैंडफादर ने कराया हो, चाहे किसी एनी अदर गार्जियन ने कराया हो, इससे मतलब नहीं है। वाइफ के मामले में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी वाइफ को हर हालत में मिलेगा, उसकी शादी चाहे जिस गार्जियन ने कराई हो। अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1925 इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1925 हाई कोर्ट का मामला है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा है कि हस्बैंड को तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी तब मिलेगा जब हस्बैंड की शादी उसके फादर या ग्रैंडफादर के अलावा किसी गार्जियन ने कराई हो, या फिर हस्बैंड के फादर और ग्रैंडफादर ने कपट पूर्वक या उपेक्षा पूर्वक उसका विवाह 15 साल से पहले कराया हो, तब मिलेगा। लेकिन वाइफ को हर हालत में मिलेगा, चाहे जिस गार्जियन ने उसकी शादी 15 साल से पहले कराया हो। तो संरक्षक के बारे में हमने आपको बता दिया। संरक्षक के बाद बेटा माइंड में आता है कि आखिर इस विवाह के परिणाम स्वरूप यदि दोनों प्राणियों में शारीरिक मिलन हुआ है, बॉडली रिलेशन हुआ है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छठवीं हेडिंग है सहवास। सहवास का मतलब होता है कोहैबिटेशन। सहवास का मतलब होता है कोहैबिटेशन, बॉडली रिलेशन, कोहैबिटेशन, बॉडली रिलेशन। तो देखिए सहवास के बारे में मैं आपको बताता हूं। सहवास करने से अगर हस्बैंड 15 साल का हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हस्बैंड 15 साल का हो गया और उसने अपनी पत्नी से सहवास किया, तो सहवास करने पर हस्बैंड का तो खत्म हो जाता है, लेकिन इस सहवास का पत्नी के ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसका 18 वर्ष तक ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का अधिकार बना रहता है। यह है सहवास का प्रभाव। अधिकतर विधिशास्त्री इसी को मानते हैं। कुछ गिने चुने विधिशास्त्री हैं जिनका कहना है कि अगर पत्नी 15 साल की हो गई और उसने अपने हस्बैंड से विलफुली कोहैबिटेशन किया, इच्छा पूर्वक सहवास किया, तो उसका भी खत्म हो जाता है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। सहवास के बाद फिर संतान की बात आती है। जैसे बेटा आप मान लीजिए कि दोनों प्राणियों ने आपस में बॉडली रिलेशन बनाया और बॉडली रिलेशन बनाने के बाद कोई इशू उत्पन्न हो गया, कोई शिशु उत्पन्न हो गया, कोई संतान उत्पन्न हो गई, तो भले ही वे लोग 15 साल के बाद अपनी शादी को ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के आधार पर तोड़ लें, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वह संतान जो उत्पन्न हो चुकी है वह फुल्ली लेजिटिमेट मानी जाएगी, पूरी तौर से वैध मानी जाएगी। पूरी तौर से वैध मानी जाने का मतलब है कि वह अपने माता पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगी, दादा दादी की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगी, वगैरह। अब देखिए बेटा, एक सतर्कता का नियम है। सतर्कता का नियम क्या है? कल को कोई समस्या न खड़ी हो जाए, इसलिए इसकी संपुष्टि आवश्यक होती है। संपुष्टि की अंग्रेजी होती है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। तो देखिए, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के आधार पर चाहे हस्बैंड अपनी शादी को तोड़ रहा है, चाहे वाइफ अपनी शादी को तोड़ रही है, विधिशास्त्रियों का कहना है, न्यायालयों का भी कहना है कि जब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के आधार पर आप अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर देते हैं, निराकृत कर देते हैं, मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, यही सब शब्द बोले जाते हैं, जिसमें रिपुडिएट बहुत ही प्रॉपर वर्ड है, निराकृत कर देते हैं। तो न्यायालय से उसकी कंफर्मेशन करा लेनी चाहिए। न्यायालय में जाकर के एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उनसे कहिए कि श्रीमान जी, हमारी शादी फला फला व्यक्ति से हुई थी, 15 साल के पहले हमारे गार्जियंस ने हमारी शादी कराई थी, हम इस विवाह से सहमत नहीं है, आप
हमारे विवाह के विखंडन को, जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पर मैंने शादी को विखंडित किया है, उसको कंफर्म कर दीजिए। तो उसको कंफर्म कर दीजिए। ये कंफर्मेशन जो है, इसके बारे में मफीजुद्दीन मंडल वर्सेस रहीमा बीबी का मुकदमा है। मफीजुद्दीन मंडल वर्सेस रहीमा बीबी 1934 इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के आधार पर विवाह का यदि विखंडन किया जा रहा है तो आगे चल करके कोई समस्या न हो, इसलिए न्यायालय से इसका कंफर्मेशन करा लेना चाहिए। मुल्ला महोदय ने भी अपनी पुस्तक मुस्लिम विधि के सिद्धांत के पेज 299 पर भी इसी तरह की बात कही है कि कंफर्मेशन इज मस्ट फॉर द रिपुडिएशन ऑफ मैरिज। ठीक है, संपुष्टि हो गई। संपुष्टि के बाद उद्देश्य की बात आती है कि आखिर इस सिद्धांत को क्यों बनाया गया है, मुस्लिम विधि में इस सिद्धांत को क्यों बनाया गया है। तो देखिए बेटा, जब किसी प्रोविजन का आप उद्देश्य लिखते हैं, जब किसी प्रोविजन का आप उद्देश्य लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देता है, और उद्देश्य को बाद में ही लिखा जाना चाहिए। तो आप जरा सोचिए कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का यही उद्देश्य है कि एक अनचाहे और बेमेल जीवन साथी के साथ हमको घुट घुट कर जीवन न जीना पड़े। जिस किसी भी व्यक्ति के साथ हमें जीवन जीना है, वह हमारा मनचाहा होना चाहिए, वो हमारे हमारे मेल का होना चाहिए। यानी एक अनविलिंग और अनमैच्ड पर्सन के साथ हमको सफोकेटेड लाइफ न जीना पड़े। इसीलिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के सिद्धांत को बनाया गया है। बेटा, अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की बात करें, तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी भी आता है। और राइट टू प्राइवेसी माने क्या है कि हम एक अनचाहे व्यक्ति को अपनी शरीर सौंपने के लिए बाध्य नहीं है। उसी की खुशबू यहाँ है, चाहे ये कहिए उसकी खुशबू यहाँ है, चाहे ये कहिए इसकी खुशबू वहां है, दोनों बातें अपनी जगह सही है। तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बारे में ये बहुत शार्ट में हुआ। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारा क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू।